मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसाइंस में। अर्थशास्त्र के मुख्य परीक्षा के क्लासेस को हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहले चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा से संबंधित चैप्टर्स थे, वहाँ से करेंट डाटाज को मैं उचित समय आने पर दे दूंगा। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के क्लासेस जब भी लूँगा और बजट से रिलेटेड, उस समय इससे संबंधित डाटाज आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके अलावा जो झारखंड की आर्थिक समीक्षा है, उसको जब पढ़ाऊंगा तो झारखंड से रिलेटेड डाटा जो आपको मिल जाएंगे। और जहाँ तक जीडीपी की बात है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी आपका डाल दिया गया है सिलेबस में और स्टेट लेवल का भी। तो बाकी सारे फार्मूला जितने भी हैं, ठीक है, चाहे करेंट प्राइस से रिलेटेड हो, आपका बेस प्राइस से रिलेटेड हो, बेस ईयर से रिलेटेड हो, ठीक है, या मार्केट प्राइस हो, फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी हो या एनडीपी हो, ठीक है, वो सारा जो है स्टेट में ठीक उसी ढंग से आपका प्रयोग होगा। अंतर कुछ नहीं है, डिफिनेशन लगभग वही है। ठीक है, तो वहाँ से प्रश्न मुख्य परीक्षा में नहीं बनते हैं। मुख्य परीक्षा में जो भी मैंने 2-3 प्रश्न बताया है उसी में से आ जाएंगे राष्ट्रीय आय में, निश्चिंत रहिए। आज हम लोग मुद्रास्फीति पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति में 2 सेंटेंस आपके सिलेबस में डाला गया है। पहला, मुद्रास्फीति की अवधारणा, और दूसरा, मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय सरकार के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहले अवधारणा को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से एक सिंपल क्वेश्चन बना लिया जाता है। चलिए, मुद्रास्फीति की अवधारणा को स्पष्ट करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उत्तर इसका इतना सिंपल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जाता है, अवधारणा से संबंधित प्रश्न, क्योंकि अवधारणा का अर्थ ही हो गया अत्यंत व्यापक ज्ञान आपको होनी चाहिए, तभी अवधारणात्मक प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि इसका उत्तर किस ढंग से आपको आगे बढ़ाना है। भूमिका, मुख्य भाग, मेन बॉडी, निष्कर्ष। निष्कर्ष में ऊपर जितना भी आपने लिखा है, दोहराव केवल आप कर दीजिएगा तो निष्कर्ष नहीं होता है। ऊपर जो भी आपने लिखा है उसका एक सारांश होना चाहिए, सार होना चाहिए। ठीक है, सिनॉप्सिस होना चाहिए। सुझाव आपका हो सकता है, भविष्योन्मुखी होना चाहिए। ठीक है, कम से कम वर्ड में, और इशारा जो होना चाहिए सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। यहां आप देखिए किस ढंग से आपको आगे बढ़ना है। पहले भूमिका लिखनी है। मुद्रास्फीति की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। इसके साथ
कई अन्य अवधारणाएं भी गहराई से जुड़े हुए हैं, भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं अंतर संबंधित हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपका मुख्य भाग जो है आगे कैसे बढ़ेगा मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा उत्तर लिखने के दौरान। मुख्य भाग जो आपका आगे बढ़ेगा, आपको नहीं लिखना है परीक्षा में, मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। यहां पर क्या क्या ध्यान देना है देखिए। पहली परिभाषा को आपको स्पष्ट कर देना है। ठीक है, परिभाषा को स्पष्ट कर देना है। फिर प्रकार, मापन कैसे होता है। ठीक है, सहनीय सीमा मुद्रास्फीति की क्या मानी जाती है। प्रभाव को कैसे दूर करें, समाप्त करें। परिभाषा, प्रकार, मापन, सहनीय सीमा, प्रभाव को कैसे समाप्त करें, इन सारे चीज़ों का विवरण दे दीजिएगा। तो मुद्रा परिभाषा के साथ ही मुद्रास्फीति से संबंधित जो कुछ अन्य अवधारणाएं हैं उसको यहीं पर जोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद निष्कर्ष लिख देना है। इसके बाद आपका उत्तर समाप्त हो जाएगा। जो उस भी शब्द सीमा है उसके अनुसार डिसीजन लेना है कि कहाँ पर कितना प्रसारित करना है। अब चलिए आगे परिभाषा और अन्य अवधारणाओं पर बात करते हैं। तो देखिए, मुद्रास्फीति का जो सामान्य अर्थ है, ठीक है, मुद्रास्फीति का जो सामान्य अर्थ है महंगाई, यानी कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। इसको दूसरे शब्दों में लिखा जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी। क्लियर? इससे आपको शुरू करना है। उसके बाद एक छोटी सी तालिका बना देनी है। ठीक है, आज मॉडल उत्तर में आप देख लेंगे, और पहले वाले जिन जिन प्रश्नों का मैंने कहा है कि मॉडल उत्तर दूंगा वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है, क्रय शक्ति को समझाना होगा परीक्षक को। ठीक है, महंगाई तो चलिए पूरा क्लियर हो गया। क्रय शक्ति समझाने के लिए एक छोटी सी सारणी जो है फटाफट बना दीजिएगा। ठीक है, यहां लिख दीजिएगा मुद्रा का अंकित मूल्य, मुद्रा का अंकित मूल्य 10 रुपया मान लीजिए पर बात हो रहा है। वस्तु का दाम लिख दीजिएगा, प्रति इकाई माने एक पीस का। मान लीजिए पहले दाम था आपका 1 रुपया, फिर हो गया 5 रुपया हो गया एक कलम का दाम, फिर 10 रुपया हो गया। ठीक है, एक ही कलम का मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद प्राप्त संख्या
वस्तु कितना आपको मिला, ठीक है, उसके बारे में कैसे पता चलेगा। 10 रुपया आप लेके गए हैं, यानी कि आपके पास ये जो पैसा है ये आप लेके गए हैं 10 रुपया, और पेन का, एक पेन का कीमत है 1 रुपया, तो आपको कितना पेन मिलेगा। तो 10/1 10 पेन मिलेगा, यहाँ पर 10/5 2 पेन मिलेगा, यहाँ पर 10/10 1 पेन मिलेगा, ठीक है। नीचे में फिर आपका लिखना है कि इस तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे अंकित मूल्य तो सेम है, ठीक है, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है प्रति इकाई, उससे उससे क्या हो रहा है, वस्तु की प्राप्त संख्या घट रही है, यानी कि वस्तु महंगी हो रही है। और मुद्रा तो सेम था, ठीक है, 10 रुपया ही था ना, मुद्रा सेम था, 10 रुपया ही था, लेकिन उसकी क्रय शक्ति देखिए घटती जा रही है। जो मैंने दूसरे पॉइंट में लिखा था, पहले 10 रुपया में 10 पेन मिल रहा था, फिर 2 पेन, फिर 1 पेन, क्रय शक्ति घट गया। इसी को कहा जाता है क्रय शक्ति में कमी होना, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होना। तो इस ढंग से आप अगर समझा दीजिएगा सारणी बना करके, तो फटाफट जो है आपका चेकिंग जितना फास्ट कर सकता है, इस ढंग से उत्तर लिखिए कि सामने वाला जो टीचर है कितना फास्ट चेकिंग करने में उसको सुविधा होता है, उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, परिभाषा में आगे आपको ये लिखना है कि इस प्रकार मुद्रास्फीति जो है कई स्थितियों में उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। क्या क्या स्थितियां हैं, उत्पादन और मुद्रा आपूर्ति में जो संबंध होता है, ठीक है, वही होता है मुद्रास्फीति वास्तव में। यानी कि सिंपल ये समझ लीजिए, अगर बिना मेहनत का मनी आ रहा है किसी के पास भी, तो वह मुद्रास्फीति को उत्पन्न कर रहा है, चाहे भ्रष्टाचार से आए, काला बाजारी से आए, या सरकार द्वारा सिर्फ नोट छाप दिया जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, नोट छाप दिया जा रहा है, तो भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होगा, ठीक है। यानी कि उत्पादन जो आपका हो रहा, अगर उसके अगेंस्ट में मुद्रा छपाई हो रहा है या मुद्रा मार्केट में आपूर्ति हो रहा है, तब मुद्रास्फीति नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन बिना प्रोडक्शन का अगर मुद्रा का आपूर्ति बढ़ जाता है, ठीक है, बिना प्रोडक्शन का मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाता है, तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होगा। इस लाइन को हमेशा ध्यान रखिएगा, उसी पर ये सारा जो पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ जो कुछ पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, उत्पादन कम होता जाना, मुद्रा आपूर्ति बढ़ता जाना। पहला पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, सारणी में भी इसको भी बना सकते हैं, उत्पादन कम होता जाना, मुद्रा आपूर्ति बढ़ता जाना, ठीक है। उत्पादन घट रहा है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति उत्पन्न होगा। दूसरा सिचुएशन क्या है, उत्पादन जो है आपका बढ़ रहा और मुद्रा का आपूर्ति भी जो है बढ़ रहा, दोनों बढ़ रहा है। कल्पना कीजिए कि दोनों बढ़ रहा है, लेकिन मुद्रा का आपूर्ति जो है ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उसका बढ़ने का जो रेट है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो भी मुद्रास्फीति होगा। तो दूसरा में आपका होगा दोनों घट रहा, उसको क्लियर कीजिएगा, दोनों बढ़ रहा है कर दीजिए, लेकिन इसका स्पीड जो है बढ़ने का वो ज़्यादा है। दोनों घटना का कर दीजिए, दोनों घट रहा है, लेकिन ये ज़्यादा तेजी से घट रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा तेजी से, जैसे पहले बढ़ रहा था मुद्रा आपूर्ति, ये ज़्यादा तेजी से घट रहा है। ये 3 केस पहले लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे अगले केस। उत्पादन जो है स्थिर है, ठीक है, उत्पादन ना बढ़ रहा ना घट रहा, लेकिन मुद्रा आपूर्ति बढ़ता जा रहा है, क्लियर, मुद्रा आपूर्ति क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। इसको स्थिर कर दीजिए, मुद्रा आपूर्ति को, ठीक है, और इसको घटना कर दीजिए।
यानी कि मुद्रा आपूर्ति जो है स्थिर है, लेकिन उत्पादन जो है घटता जा रहा है। तो इस सारा कंडीशन जो है मुद्रास्फीति उत्पन्न करता है। इसको जो है आपको लिख देना है सारणी के नीचे जो मैंने बताया। उसके बाद कुछ अर्थशास्त्रियों के परिभाषाओं को भी आपको इंक्लूड कर देना है। ठीक है, ये परिभाषा सेक्शन में मैं करवा रहा हूं अभी। जैसे पिगू का कर सकते हैं, कॉलमैन का कर दीजिए। ठीक है, जो अभी मैंने बताया उसी के आसपास सारा डिफिनेशन है। पिगू ने कहा कि अगर आपकी आय में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, लेकिन यानी कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ रही है लेकिन उत्पादन में नहीं वृद्धि हो रही है, उत्पादक आय में नहीं वृद्धि हो रही है, तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। कॉलमैन का कहना है कि जब बहुत सारी मुद्राएं, ठीक है, कुछ वस्तुओं का पीछा करती हैं तो मुद्रास्फीति कहते हैं। ये दो डिफिनेशन को आप डाल सकते हैं। ऐसे डिफिनेशन तो बहुत सारा है लेकिन इन दोनों को डाल सकते हैं। उसके बाद आपको उसी जगह लिखना है मुद्रास्फीति से संबंधित अन्य अवधारणाएं। इसको सन डायग्राम भी बना सकते हैं या तालिका में भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, एक पहला तरीका हो सकता है, इस ढंग से आप बना दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका जो है हेडिंग दीजिए, नीचे अवधारणाओं को A, B, C, D, E में अन्य अवधारणाओं को लिख दीजिए, उसके बारे में कुछ कुछ लिख दीजिए। ठीक है, दोनों तरीका चलेगा, जैसा आपको उस समय सुटेबल लगे, अच्छा लगे आप कर सकते हैं। दोनों सुविधाजनक होगा एग्जामिनर्स के लिए पढ़ने में। ठीक है, अन्य अवधारणाओं में करना क्या है, पहला है संस्फीति, रिफ्लेशन। इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा जो है स्टैगफ्लेशन, यहां पर भी लिख सकते हैं रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, उसके बाद है लॉरेंस वक्र, लॉरेंस कर्व। उसके बाद है विपन्नता सूचकांक, मौद्रिक भ्रमजाल या मुद्रा भ्रमजाल। मनी इल्यूजन। यहां पर भी लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, पांचों पॉइंट को 1 2 3 4 5, और इसके बारे में यहां लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखना जरूरी है ताकि परीक्षक को समस्या ना हो, फटाफट वो चेक करके आपको राइट कर दे। उसी को लाइन बाय लाइन लिखिएगा, मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, भले सेम लिख दीजिए। संस्फीति के बारे में आपको जो कुछ लिखना है, ठीक है, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए या फिर नीचे लिखिए। ठीक है, शॉर्ट में लिखना है, छोटा छोटा। ठीक है, ऐसा मत, यहाँ पर ये चीज को स्पष्ट आपको कर देना है कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से ऐसी बात नहीं है कि हमेशा इन्फ्लेशन ही होता है, मुद्रास्फीति ही होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? कई बार ऐसा होता है कि मुद्रा संकुचन यानी कि अर्थव्यवस्था की मंदी, ठीक है, मुद्रा संकुचन की अवस्था होती है और सरकार मुद्रा संकुचन की अवस्था से निकलने के लिए जानबूझकर, ठीक है, इंटेंशनली
जानबूझकर मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाती है। ठीक है, इससे भी अर्थव्यवस्था में यह प्रतीत होता है कि मुद्रा की आपूर्ति जो है बहुत अधिक हो चुकी है, मुद्रा की अधिकता हो गई है, लेकिन उसको जो है मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं संस्फीति कहते हैं। ठीक है, इस चीज को भी आपको स्पष्ट कर देना है कि मुद्रास्फीति या संस्फीति अलग है, दोनों मुद्रा के आपूर्ति में वृद्धि से संबंधित है। मुद्रा संकुचन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि मुद्रा संकुचन का अर्थ होता है बाजार में मुद्रा की कमी हो जाना, उत्पादक गतिविधियों का ठप पड़ जाना, जिसको कहा जाता है सामान्य भाषा में मंदी आ जाना। 1930-31 में जो महान मंदी आया था पूरे वर्ल्ड लेवल पर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, वो मंदी के दौरान जो है उत्पादन प्रक्रियाएं ठप पड़ जाती हैं, गोदामों में जो है आपके वस्तु भरे पड़े रहते हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होता, लोगों के पास मुद्रा की कमी हो जाती है क्योंकि रोजगार नहीं होता। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा जो है मुद्रा की आपूर्ति जब बढ़ाई जाती है तो उसको मुद्रास्फीति नहीं बोलेंगे, उसको संस्फीति बोलेंगे। इसको क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा है स्टैगफ्लेशन। ये 1965 में मैक्लॉयड के द्वारा दिया गया। ठीक है, इस कंसेप्ट को स्टैगफ्लेशन थोड़ा सा कुछ अजीब है। इसमें कहा जाता है कि वृद्धि दर में जो है आपका किसी भी अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर में कमी होना, ठीक है, और दूसरी ओर बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में वृद्धि होना। इसमें जो आपका होगा ग्रोथ रेट जो है कम होना और इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होना, एम्प्लॉयमेंट रेट बेरोजगारी दर ज़्यादा होना। ठीक है, महंगाई भी बढ़ रहा है, बेरोजगारी दर भी बढ़ रहा है, दूसरी ओर विकास दर जो है कम हो रहा है। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता, बस इतना समझ लीजिए। यही स्टैगफ्लेशन मैक्लॉयड ने सिद्धांत दिया था। लॉरेंस कर्व सी नंबर। ठीक है, लॉरेंस कर्व का यह मानना है कि आपका मुद्रास्फीति की दर जो होती है, यानी कि महंगाई की जो दर होती है, वो बेरोजगारी दर के विपरीत होती है। यानी कि अगर महंगाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगा, महंगाई घटेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। ठीक है, इसका सिंपल सा यह मानना है कि महंगाई बढ़ेगा यानी कि मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वर्क मिलेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी नहीं रहेगी। तरलता मीन्स पैसे की कमी, नगद मनी की कमी नहीं रहेगी, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार होगा। अलग अलग जो अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स हैं उनमें तीव्रता से विकास होगी। तो सिंपल आपको लिखना है, यहाँ पर बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति की दर में विपरीत संबंध होता है। मिजरी इंडेक्स, ठीक है, ऑर्थर ओकुन के द्वारा यह दिया गया था। ऑर्थर ओकुन के जो द्वारा जो दिया गया था विपन्नता सूचकांक, विपन्नता में अत्यंत गरीबी, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसको अगर आप इन्फ्लेशन रेट से मुद्रास्फीति की दर को, बेरोजगारी की दर को जोड़िएगा तो क्या मिलता है? विपन्नता सूचकांक। ठीक है, ये भी मुद्रास्फीति से संबंध है, यह अवधारणा भी। इससे नापा जाता है कि कौन कितना देश गरीब है। जैसे वेनेजुएला का भी बहुत ही खराब सिचुएशन है विपन्नता सूचकांक में। मुद्रा भ्रमजाल, ई नंबर, ठीक है, यहाँ भी आप लिखते जा सकते हैं। मुद्रा भ्रमजाल का आपका अर्थ हुआ कि मान लीजिए मुद्रास्फीति जो है थोड़ा बढ़ गया, 5% बढ़ा, ठीक है, किसी वर्ष, और किसी की आय में भी 5%, पहले 100 रुपया कमाता था फिर 105 कमाने लगा वो, ठीक है, तो क्या करता है कि अपने खर्च को थोड़ा अधिक कर देता है, क्योंकि उसको फील होता है कि उसकी आय जो है बढ़ गई है। लेकिन चूंकि मुद्रास्फीति भी बढ़ गई, यानी कि मार्केट के सभी वस्तुओं की महंगाई को कैलकुलेट करके मुद्रास्फीति निकाला जाता है, वो भी बढ़ गई है, तो उसकी आय तो बढ़ी नहीं, ठीक है, तो भ्रम में पड़ जाता है और अधिक खर्च करने लगता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है मौद्रिक भ्रम,
लेकिन चूंकि वो खर्च ज़्यादा करने लगता है, उसको नुकसान में वो चला जाता है, इसीलिए इसको नकारात्मक मौद्रिक भ्रम भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि मुद्रास्फीति घट गया 5%, ठीक है, और किसी का आय भी 5% घट गया, समझ रहे हैं ना, जस्ट उल्टा मैं बोल रहा हूँ। तो इस स्थिति में क्या हुआ, उसको लगता है मेरा आय जो है घट गया है, वो कम खर्च करने लगता है, लेकिन महंगाई भी घट गया है, पहले की तरह खर्च कर सकता था हर सेवा और वस्तु पर, लेकिन वो नहीं करता, तो उसकी बचत में थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाती है। ये भी भ्रमजाल है, ठीक है, कि उसको लग रहा है मेरा आय घट गया है, लेकिन इसको कहा जाता है धनात्मक मुद्रास्फीति, ठीक है, पॉजिटिव मनी इल्यूजन। क्लियर? इन अवधारणाओं को जो है आपको स्पष्ट कर देना है। परिभाषा और अन्य अवधारणाओं से संबंधित सेक्शन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रकार पर आ जाइए। प्रकार तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख प्रकारों को यहाँ पर आप देंगे, क्योंकि प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, अवधारणा के अंतर्गत आप डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मांगजन्य, लागतजन्य, मांगजन्य, लागतजन्य, खुली हुई, दबी हुई, संरचनात्मक, ब्रांडेड, कुछ प्रकारों के बारे में आप दे दीजिएगा, ठीक है। एक जो है आपका रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई, उछलती हुई, ठीक है। 4-5 टाइप का मैंने नाम लिख दिया है, और किसी टाइप्स का आपके पास अपना टाइम मैनेजमेंट देख लीजिएगा, लेकिन 5-6 टाइप का देख दीजिएगा, ठीक है। मांगजन्य क्या होता है, जब मांग में वृद्धि हो जाता है, आप जानते हैं किसी भी वस्तु का अगर डिमांड, कभी कभी हल्ला उड़ता है ना कि आपका नमक जो है समाप्त हो गया है मार्केट में, या फिर किरासन तेल से रिलेटेड हल्ला उठा, या पेट्रोल से रिलेटेड हल्ला उठा, ठीक है। कोरोना काल में ही आप जब स्टार्ट हुआ था तो देखे होंगे कि पेट्रोल, डीजल या कोई अन्य वस्तुओं का दाम जो है, सब्जी वगैरह का दाम जो है, देखे होंगे कि अचानक बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि लोग संग्रहित करने लगे थे। संग्रहण करने की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मांग बढ़ गया वस्तु का। मांग बढ़ने से क्या हो जाता है, उस वस्तु का कीमत जो है बढ़ा देता है मार्केट मीन्स हर जो विक्रय करने वाले हैं सारे लोग मिल करके उसका दाम को बढ़ा देते हैं, तो महंगाई बढ़ गया है। उसी को कहा जाता है मांगजन्य मुद्रास्फीति। लागतजन्य क्या होता है, लागतजन्य, ठीक है, यानी कि अगर कच्चे माल का दाम बढ़ता है तो उससे निर्मित होने वाले हर वस्तु का जो है दाम बढ़ जाएगा। जैसे आपका कच्चा तेल का दाम बढ़ गया, ठीक है, तो कच्चा तेल का, क्रूड ऑयल का अगर दाम बढ़ जाता है तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी को कहा गया मांगजन्य लागतजन्य। स्पष्ट कर सकते हैं एक लाइन में। खुली हुई, दबी हुई, जब मुद्रास्फीति को सरकार के द्वारा बाजार पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, कि बाजार में महंगाई बढ़ रहा है तो बढ़ते रहे, घट रहा है तो घटते रहे, जब सरकार को कोई मतलब नहीं होता है, तो उस दौरान अगर महंगाई बढ़ता है तो उसको बोला जाता है खुली हुई। लेकिन जब महंगाई को सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, बढ़ने नहीं दिया जाता है, एक सीमा से अधिक कंट्रोल करके दबा करके रखा जाता है, तो छुपी हुई या दबी हुई मुद्रास्फीति उसको बोलेंगे, ठीक है। उसी ढंग से संरचनात्मक मुद्रास्फीति, मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक, उत्पादन भी ठीक हो रहा है, उसी के अनुपात में आपका जो आपका है मुद्रापूर्ति भी है वो भी ठीक ठाक है,
लेकिन फिर भी जब मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं संरचनात्मक। ये कैसे होता है? ये होता है जमाखोरी से, मिलावट से, ठीक है, भ्रष्टाचार से। यानी कि अगर एक छोटा सा गांव में ही मान लीजिए कि सामान का आपूर्ति पर्याप्त है, 3-4 दुकान है एक गांव में, सामान सब ठीक ठाक आ रहा है, तो रेट जो है नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन सारे दुकानदार क्या करते हैं, मिल जाते हैं और प्याज को क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हम लोग जो है कुछ दिन के लिए रोक देते हैं आपूर्ति मार्केट में, गांव वालों को नहीं देते हैं, बता देते हैं कि अभी नहीं मिल रहा, ठीक है, बहुत मुश्किल है। तो क्या होगा, सारा गांव वाला सोचेगा कि किसी तरह से 2 प्याज भी मिल जाए, 4 प्याज भी मिल जाए, और इसी का लाभ जो है उठाते हैं दुकानदार, ठीक है, और दाम को बढ़ा करके बेचने लगते हैं। तो इस ढंग का जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है वो होगा संरचनात्मक। भ्रष्टाचार का भी योगदान होता है। एक सिंपल वेतन के अलावा अगर ऊपर से कोई इनकम कर लेता है किसी तरीके से, भ्रष्ट तरीके से, ठीक है, गैरकानूनी तरीके से आय होता है, तो उन लोग ज़्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं तरह तरह से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मांग बढ़ता है मार्केट में, मुद्रास्फीति को उत्पन्न कर देता है, ठीक है। जबकि नॉर्मल अगर उनका आय रहता है, जितना वो मेहनत से कमाते हैं, तो मुद्रास्फीति को नहीं बढ़ाता उस सिचुएशन में। यही होता है संरचनात्मक। ब्रांडेड, ठीक है, ब्रांडेड स्फीति का अर्थ होता है कि आजकल आप देखते हैं कि ब्रांडेड सामानों का दौर चला हुआ है। ब्रांडेड सामानों का शोरूम भी देखते होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रांडेड वस्तुओं का कीमत थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं तो उनको भी लगता है कि अगर हम अपने सामान का दाम नहीं बढ़ाएं तो लोग मेरे सामान को ख़राब समझ लेंगे, इसलिए वो भी अपने सामान का दाम को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसे कहते हैं ब्रांडेड इन्फ्लेशन, ठीक है। ऐसे महंगाई क्यों हुआ, उसका दाम उतना नहीं था, लेकिन उनके सामान को खराब और घटिया न समझ लिया जाए, इसलिए उन्होंने दाम को बढ़ा दिया, इसलिए इसको कहा गया ब्रांडेड इन्फ्लेशन। रेंगती चलती दौड़ती उछलती को आप स्पष्ट कर देंगे। जब रेंगती होता है, जब 3% तक इन्फ्लेशन होता है और रेंगती हो गया, 3 से 10% चलती, 10 से 30% दौड़ती, और 30% से ऊपर जितना हजारों % तक जा सकता है, 10,000 भी जा सकता है, ये अनकंट्रोल्ड होता है, नियंत्रित होता है, उसको बोलते हैं उछलती। तो प्रकार में इतना लिख दीजिएगा, इसमें समय कुछ नहीं लगेगा, केवल बताने में समय लग रहा है। अगला जो है मापन का ऐसे तो अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। 2 तरीके से आप मुद्रास्फीति को माप सकते हैं, ठीक है। आप लिखिएगा 2 तरीके से मापा जा सकता है। एक थोक मूल्य सूचकांक, और दूसरा जो होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए, सूचकांक जब भी निकाला जाता है तो उसका एक आधार वर्ष जरूर लिया जाता है, जिसमें मानक जो होता है 100 होता है, क्योंकि सूचकांक सामान्य रूप से परसेंटेज में ही किया जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि परसेंटेज में हो, लेकिन सामान्य रूप से परसेंटेज में किया जाता है। मानक को 100 लिया जाता है आधार वर्ष का, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है, पहले 2004-2005 था, लेकिन अप्रैल 2017 में क्या किया गया, 2011-12 कर दिया गया आधार वर्ष। थोक मूल्य सूचकांक में थोक स्तर पर जो वस्तुओं का व्यापार होता है, क्रय विक्रय होता है होलसेल लेवल पर, ठीक है, इसलिए इसको होलसेल इंडेक्स कहते हैं। इसमें कुल 697 वस्तु शामिल किए गए हैं, टाइप्स के वस्तु, ठीक है। और इसे 3 वर्ग में बांटा गया है, प्राथमिक,
ईंधन और शक्ति विनिर्मित। 3 भागों में बांट दिया गया। इसका सबसे अधिक वेटेज है, इस सूचकांक को निकालने में सबसे अधिक वेट जो है 64.23%, इसका सबसे अधिक वेट। इसका सबसे कम है इसका जो है बीच में है 22-23% के करीब है। प्राथमिक का ईंधन और शक्ति विनिर्मित। ठीक है, प्राथमिक वस्तुओं में क्या आप शामिल करेंगे? इसमें जो आप शामिल करेंगे जितने भी फल हैं, दूध हैं, वस्त्र हैं, जो भी आपका रेगुलर यूज वाला चीज़ आपका है, खाद्यान्न के अंतर्गत जो आपका है वस्त्र इसमें हो जाएगा विनिर्मित में। खाद्यान्न के अंतर्गत गेहूं, चावल, दाल, दलहन, तिलहन। ठीक है, यहाँ तक कि प्राथमिक वस्तुओं में कच्चे माल को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, कच्चे माल मीन्स मिनरल्स, क्रूड ऑयल्स, ये सारे जो है प्राथमिक में शामिल किया जाएगा। और थोक मूल्य सूचकांक जो है प्रति सप्ताह जारी किया जाता है। ठीक है, इतना लिखिएगा और इन वस्तुओं का दे दीजिएगा, आधार वर्ष दे दीजिएगा। ये उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें CSO का भी हेल्प रहता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का भी हेल्प रहता है, साप्ताहिक स्तर पर जारी किया जाता है। ठीक है, इतना सारा जानकारी यहाँ दे दीजिएगा। निकालने का तरीका का सूत्र देने का उसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चाहे दे भी सकते हैं। चालू वर्ष में जितना कीमत है, ठीक है, बटा आधार वर्ष में जितना कीमत है, उसको 100 से गुना कर देने से ये निकल जाएगा। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक। चालू वर्ष में मान लीजिए कि 10 रुपया कीमत है, आधार वर्ष में 5 रुपया कीमत था, तो 10/5 गुना 100, 200%। ठीक है, तो महंगाई जो है आपका कितना बढ़ गया? 200% बढ़ गया। ठीक है, तो इस ढंग से जो है आपका थोक मूल्य सूचकांक निकाला जाता है। और महंगाई को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा थोक मूल्य सूचकांक का ही प्रयोग होता है। भारत हो, फिलीपींस हो, लेकिन जापान है, आपका चीन है, ब्रिटेन है, USA है, इन लोग इसको यूज करता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को यूज करता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में बात थोड़ा सा कर लेते हैं। इसके बारे में इतना ही लिखना है। ठीक है, ये जो डेली यूज वाले वस्तुएं हैं और जो आप बाजार में जाते हैं उसके मूल्य में जो भी उतार चढ़ाव होता है उसके कैलकुलेशन के लिए जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्धारण मासिक स्तर पर किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो है आपका कई सूचकांक, उप सूचकांक बोल सकते हैं, इसके अंदर है। ठीक है, क्योंकि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अलग होगी, ग्रामीण के लिए अलग होंगे। ठीक है, मजदूरों के लिए अलग होंगे, नौकरी करने वालों के लिए अलग होंगे, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अलग होंगे। इसलिए क्या किया गया है, बहुत सारे पार्ट्स में बांट दिया गया है और अलग अलग सूचकांक निकाला जाता है। सारे जो उप सूचकांक निकाले जाते हैं अलग अलग आधार वर्ष से निकाले जाते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, औद्योगिक कामगार के लिए अलग, समझ गए ना, औद्योगिक कामगार के लिए अलग, कृषि मजदूरों के लिए अलग, श्रमिक लिख दीजिए, मैंने किसानों के लिए समझ लीजिए, ये स्पेशली मजदूरों के लिए सोच लीजिए। उसके अलावा जो आपका है ग्रामीण, शहरी और संयुक्त,
क्षेत्र के लिए। यहां पर देखिए औद्योगिक IW इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये जो CPI है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक वर्कर के लिए जो निकाला जाता है, उसी से केंद्रीय कर्मचारियों के DA वगैरह की जो वृद्धि होती है, आप सुनते होंगे केंद्रीय कर्मचारियों की इतनी वृद्धि हो गई, उसमें इसी का यूज होता है। लेकिन बैंक वाले कर्मचारियों के लिए इसका यूज नहीं होता है, उसके लिए इसका यूज होता है लास्ट वाले का, ठीक है। और इसके लिए जो डाटा का कलेक्शन होता है NSSO के द्वारा होता है, ठीक है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्थान जो है उनके द्वारा होता है। और उस शहरों में कुछ चुनिंदा शहरों से डाटा कलेक्शन कर लिया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में भी यही होता है, एक होलसेल मार्केट से नहीं होता है, कुछ चुनिंदा शहरों के होलसेल मार्केट से होता है। उसी ढंग से यहाँ पर शहरों से आपका कलेक्शन कर लिया जाता है, कुछ प्रमुख शहरों से डाटा NSSO के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे होता है कलेक्शन, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो होलसेल मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वहाँ पर स्पेशली इसी का होता है उपभोक्ता सूचकांक निकालने के लिए। तो डाक विभाग के द्वारा कलेक्शन होता है यहाँ पर डाटा, ठीक है। एक यहाँ पर जो है आपका कृषि श्रमिक हो, ग्रामीण श्रमिक हो, खास करके मजदूरों के लिए जब होता है मनरेगा वगैरह का कार्यक्रम में, तो उसके लिए इसका यूज होता है ग्रामीण श्रमिक, ठीक है। तो ग्रामीण श्रमिक का जो सूचकांक को देखा जाता है कि कितना अप हुआ, उसके अनुसार मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि कर दी जाती है, क्लियर। तो इन सूचकांकों का अत्यधिक महत्व है, ठीक है। और सारा का आधार वर्ष जो है अलग अलग है, इसका जैसे 2016 है, 85-86 है, इसका भी 1985-86 है, और ये सब का जो है 2012 है, 2012, ठीक है। और सूत्र जो है सेम है, कुछ भारित सूचकांक भी है, ठीक है, उस पर डिटेल में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, इसमें लिखना नहीं है उस सब इसके उत्तर में। ये हुआ आपका मापन। उसके बाद आ जाइए सहनीय सीमा। सहनीय सीमा जो होता है 5%। 5% तक अगर मुद्रास्फीति है तो माना जाता है कि देश में जो है विकास हो रहा है। इससे अधिक अगर मुद्रास्फीति है तो यह हानिकारक माना जाता है, ठीक है, इसका कुप्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको गलत क्यों माना जाता है, हानिकारक क्यों माना जाता है इसको? ये सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करता है, अनैतिकता को बढ़ाता है, मिलावट, जमाखोरी, भ्रष्टाचार, ठीक है। महंगाई बढ़ेगा तो कर्मचारियों को भी लगता है, सरकारी कर्मचारियों को, कि एक्स्ट्रा इनकम कुछ हो जाए किसी तरह से, गलत सही तरीके से, ठीक है। उसी ढंग से व्यापारियों को लगता है कि अगर महंगाई बढ़ा हुआ है, किसी वस्तु ज़्यादा महंगा है तो उसको चलो जो है थोड़ा जमाखोरी कर लिया जाए, कालाबाजारी कर लेते हैं तो ज़्यादा लाभ हो जाएगा, ठीक है। प्रतिगामी प्रभाव होता है इसका। गरीबों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्रतिगामी प्रभाव का अर्थ जो आपका होता है कि गरीब और गरीब होते जाते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति ऐसी स्थिति है जिसमें जो कम आय वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा नुकसान होना पड़ता है, क्योंकि महंगाई को झेल नहीं पाते हैं, ठीक है। और अधिक आय वर्ग के लोगों का इनकम जो है इसमें बढ़ जाता है। व्यापारी हुए, बड़े कृषक हुए, जिनका सामान जो है मार्केट में जाता है, पंजाब हरियाणा वगैरह के किसान सब जो हैं, छोटे किसानों की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, उनको तो गरीब वर्ग में ही आप शामिल करेंगे, इसलिए इसको प्रतिगामी कहा जाता है। यानी कि अमीर और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब होते हैं। तो सहनीय सीमा और इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में आप जाना, ठीक है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि जो इसके प्रभाव हैं वो किन पर अच्छा पड़ता है,
ऋण प्राप्तकर्ताओं पर, उद्यमियों पर, पूंजीपतियों पर, बड़े कृषकों पर, निवेशकों पर, जो शेयर बाजार वगैरह में निवेश करते हैं उनके लिए, ठीक है। हानिकारक प्रभाव किन पर पड़ता है, ठीक है। गरीब, निश्चित आय वर्ग, व्यापारी भी लिख सकते हैं, उनको भी लाभ होता है। निश्चित आय वर्ग, ऋणदाताओं पर, इन लोगों को हानि हो जाता है। ऋणदाता तो जिसको भी ऋण दिया एक फिक्स ब्याज था, उतना ही पैसा आएगा, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ जाने के कारण क्या होता है, मुद्रा का मूल्य जो है गिर जाता है, जो शुरू में मैंने समझाया। तो उनको कहीं ना कहीं से नुकसान होगा। यानी कि अगर 100 रुपया उनको ब्याज मिलता है तो पहले वो जितना खरीद सकते थे 100 रुपया में, अब उतना नहीं खरीद पाएंगे 100 रुपया में उतने वस्तु और सेवा। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में प्रभाव को कैसे समाप्त करें, ठीक है, उसको भी स्पष्ट कर देना है। जो अगला टॉपिक है वो भी इसमें आएगा। देखिए इसके लिए बहुत सारा उपाय है। मौद्रिक उपाय है, राजकोषीय उपाय है, प्रत्यक्ष उपाय है। समझ गए ना। मौद्रिक उपाय, मौद्रिक उपाय का अर्थ होता है कि आरबीआई के द्वारा क्या एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। उसको आप स्पेशली कर सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा क्या एक्शन लिया जा सकता है। सरकार के आदेश पर विमुद्रीकरण किया जा सकता है। विश्व 16 नवंबर का जो विमुद्रीकरण हुआ था 500 और 1000 रुपये का नोट्स, उसका उदाहरण आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। विमुद्रीकरण करने से क्या होता है, जो काला धन बड़ी मात्रा में अगर करेंसी के रूप में है, बड़े नोटों के रूप में है, तो उसके कोई हिसाब किताब नहीं रहने के कारण वो क्या हो जाते हैं, बाहर बेकार पड़ जाते हैं, ठीक है। इससे मुद्रास्फीति जो है डाउन होता है। क्यों डाउन होता है, क्योंकि वो उन पैसों का यूज मार्केट में मांग बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते। मौद्रिक उपाय में CRR, SLR, BR, RR इत्यादि बढ़ा सकता है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो CRR, ठीक है। ये भी CRR जो अभी है, बैंक रेट एक है 3% फरवरी 21 में, इसको आपको डाल देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ जरूरत नहीं है, जान लीजिए, केवल पीटी में मेंस का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। SLR 18%, RR 4%, बैंक रेट लिख दिए हैं, ठीक है। एक खास अमाउंट जो है बैंक को रखना पड़ता है, जिसके पास बैंक के पास जितनी जमा राशि होती है उसका एक खास परसेंटेज जो है सुरक्षित रखना पड़ता है, ताकि अगर बैंक वगैरह डूबे तो कुछ अमाउंट जो है ग्राहकों को वापस हो, ठीक है। वो आरबीआई के नियमों के अनुसार रखना पड़ता है, उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। उसके अलावा प्रतिभूतियों और गोल्ड के रूप में जो रखा जाता है उसको वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, SLR कहते हैं, ठीक है। वो 18% है, ठीक है। और बैंक रेट, जिस रेट पर बैंक को, किसी भी बैंक को आरबीआई से ऋण प्राप्त होता है तो उसके लिए कितना ब्याज देना होगा, उसी को कहते हैं बैंक रेट। एक MSF होता है, ठीक है। एक रात के लिए अगर ऋण प्राप्त किया जाता है
तो उसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है, MSF। वो भी BR के बराबर ही होता है। एक रात के लिए ऋण के लिए है ना, 24 घंटे के लिए। और ये रेपो रेट 4%, ठीक है। अगर अपना कुछ मनी जो है RBI के पास किसी बैंक के द्वारा रखा जाता है, ठीक है, अल्प समय के लिए, तो रेपो रेट के अनुसार जो है उसको अमाउंट मिलता है। अगर रिजर्व बैंक किसी बैंक में रखता है अपना मनी, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट जो अभी है, ये सब लिखना नहीं है इसमें, PTI मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, 3.35%। ये कुछ कम रहता है रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट और MSF जो है समान रहता है। अब देखिए इसका जो काम क्या है, ठीक है। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, जो है कि ऋण मिलना जो है थोड़ा सा कठिन हो जाएगा RBI से, बैंक लेना नहीं चाहेंगे, बैंक रेट अगर बढ़ेगा तो, ठीक है। तो क्या होगा, बैंकों के पास मनी कम होगा तो मार्केट में ऋण नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो पैसा का कमी हो जाएगा। तो जब मुद्रास्फीति होगा तो बैंक रेट बढ़ाएगा या घटाएगा, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए खुद सोचिए, तो बढ़ाएगा। रिजर्व बैंक बढ़ाएगा तब ना आपका वो बैंक कम पैसा लेगा तो बाजार में ऋण नहीं देगा। तो ये काम है। दूसरा है SLR को 18% अभी किया गया है, पहले 40% था, ठीक है। 18 को अगर 20-22% कर दिया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा, तो बैंक को अपने अमाउंट में से कुछ अमाउंट गोल्ड या सिक्योरिटीज के रूप में, सरकारी शेयर पत्र को सिक्योरिटी बोलते हैं, उसके रूप में रखना होगा, ठीक है। तो फिर उसके पास तरलता यानी कि मनी की कमी आएगी बैंक के पास, ठीक है। मनी का कमी आएगा तो ऋण नहीं दे पाएगा, तो मार्केट में पैसा की कमी होगी, आपूर्ति कम होगी, तो मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा। उसी ढंग से SLR हो गया, बैंक रेट हो गया। CRR SLR की तरह ही है, अगर इसको 3% से बढ़ाकर 4, 5, 6% कर दिया जाए, 4 जनरली रहता था, इधर डाउन हुआ है, तो बैंक के पास तरलता कम होगा तो ऋण नहीं दे पाएगा, ठीक है। मार्केट में मुद्रा आपूर्ति कम होगा। सबका सेम कंसेप्ट, वही चीज है रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट का तो बहुत डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन बैंक अगर इसको बढ़ा देता है, ठीक है, तो बैंक चाहेगा वहाँ पर रख दें पैसा, पब्लिक को देने की जगह उसको दे दें रिजर्व बैंक को, ठीक है, तो भी तरलता की कमी आएगी। तो इन सारे चीज़ों से जो उत्पन्न होता है, ठीक है, अगर इनको बढ़ा दिया जाए रिजर्व बैंक के द्वारा तो क्या होता है, यही होता है कि बैंक के पास किसी न किसी रूप में मनी की कमी हो जाती है और वह ऋण नहीं दे पाता, और कमी जो हुआ मनी का वो वास्तव में किसके पास चला गया, इंडियन गवर्नमेंट के पास, ठीक है, भारत सरकार के अंडर में वो चला गया पैसा। वो पैसा कहाँ जाना चाहिए था, मार्केट में जाता। अगर सरकार द्वारा इस सब जो मौद्रिक नीति नहीं अपनाया जाता तो पैसा जो था, जो सरकार के पास चला गया, वो कहाँ जाता, मार्केट में जाता, ठीक है। तो जब मार्केट का पैसा जो लोगों को मिलना चाहिए था बैंक से, वो पैसा किसी भी कारण से इनमें से, ठीक है, वो भारत सरकार या रिजर्व बैंक के पास चला जाता है, तो इसको कहा जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इस वर्ड को जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो होता है, जो पैसा मार्केट को मिलना चाहिए वो सरकार को मिल जाए, ठीक है, तो जिससे बैंक जो है ऋण आम जनता को देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं रह पाता है। तो ये होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है, क्राउडिंग आउट प्रभाव। तो ये आपका मौद्रिक में आप लिख सकते हैं। उसके बाद राजकोषीय में जो होगा संतुलित बजट बनाना, शॉर्ट में लिखना है यहाँ पर, ठीक है, वही अगला क्वेश्चन जो होगा वहाँ लॉन्ग में लिखना है। संतुलित बजट बनाना पड़ेगा।
कर लगाना, बचत के लिए जनता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, जनता को बचत के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पर क्या आपका है, संतुलित बजट, यानी कि घाटे का बजट नहीं बनाना। जितना आपका इनकम है उतना का ही बजट बनाइए। अक्सर क्या होता है, बजट को घाटे का बजट बनाया जाता है, जिससे जो भी जितना खर्च किया जाना है उतना इनकम नहीं होता है, विकासशील देश, विकसित देश भी। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा मनी होता है वो तरह तरह से देश के अंदर या देश के बाहर ऋण से प्राप्त किया जाता है। लेकिन जब मुद्रास्फीति अत्यधिक बढ़ गई है तो संतुलित बजट बनाना जो है उचित होता है। ऋण प्राप्त करना, कर लगाना। उसके अलावा तरह तरह से ऋण प्राप्त किया जाता है। ऋण प्राप्त करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रतिभूति को बेचना। वर्तमान में भी एक प्लान आया हुआ है, 20,000 करोड़ रुपए के सिक्योरिटीज को भारत सरकार के द्वारा आरबीआई के माध्यम से बेचा जा रहा है। ठीक है, तो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से कलेक्शन हो जाएगा, मार्केट से। तो मार्केट में मुद्रास्फीति, एक तो आपका जो मनी था वो तो चला गया सरकार के पास, बदले में आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया सिर्फ। ठीक है, उसने आकर्षक प्रोत्साहन योजना सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिनके पास मनी है वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मार्केट में डिमांड जो है थोड़ा डाउन होता है, मुद्रास्फीति कम होता है। ठीक है, तो ये प्रतिभूति जो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कहा जाता है, आरबीआई के माध्यम से सरकार द्वारा बेचा जाता है। इसमें तरह तरह के ऑफर्स रहते हैं, इतना % मिलेगा, ये मिलेगा, आप लीजिए इसको। ठीक है, इतना साल के बाद इतना रिटर्न मिलेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, कर लगाया जाता है। ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ने से सरकार द्वारा टैक्स भी लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो सामान खरीदने के प्रति जो लोग उत्साहित रहते हैं वो उत्साह कम होगा। दूसरा, टैक्स लगाने से पैसे की कमी लोगों के पास होगी, क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा, तो उनका जो ज़्यादा पैसा उनके पास था वो कुछ घट जाएगा, तो मांग कम होगा, मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा। ठीक है, बचत के लिए प्रोत्साहन, तरह तरह से, या तो आप घर में बचत कीजिए, बैंक में जाकर के डाल दीजिए। ठीक है, अगर बचत के लिए आपको प्रोत्साहित सरकार तरह तरह से करती है, प्रचार करती है टीवी मीडिया के माध्यम से, तो भी आपके पास मुद्रा जो होगी बचत के सेक्शन में चला जाएगा, आप कम से कम खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक कंट्रोलिंग का उपाय है। अब अगला जो आपका है प्रत्यक्ष उपाय। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन। इसमें जो है उत्पादन में वृद्धि करना, महंगाई भत्ता बढ़ाना, राशनिंग व्यवस्था सुदृढ़ करना, इस सबको आप शामिल कर सकते हैं। क्लियर। उत्पादन में वृद्धि, ऐसे उद्योगों की स्थापना का प्रयास किया जाएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो स्थापना करने में, लेकिन उत्पादन और रोजगार उससे प्राप्त हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में वृद्धि हो। डीए बढ़ा दिया जाएगा। देखा जाएगा अलग अलग सूचकांकों को, जो मैंने बताया कि मनरेगा का जो है पारिश्रमिक कितना बढ़ाना चाहिए, सरकारी कर्मियों का डीए कितना बढ़ाना चाहिए, सब देखा जाएगा, उसके अनुसार कर दिया जाएगा। ठीक है, राशनिंग पीडीएस सिस्टम है, उसके अनुसार आपका डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये सब जो है आपको इंक्लूड कर देना है। इस ढंग से जो है आपका उत्तर समाप्त हो जाएगा। अंत में एक निष्कर्ष दे देना है। ठीक है, कि मुद्रास्फीति जो है निश्चित रूप से हानिकारक है अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन अगर यह सहनीय सीमा में हो तो यह कहीं ना कहीं से अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है, रोजगार वृद्धि दर में सहायक हो सकता है। और जहाँ तक मुद्रास्फीति के नियंत्रण का सवाल है, मुद्रास्फीति में वृद्धि का कुप्रभावों के नियंत्रण का सवाल है, तो उसके लिए उन विधियों पर ज़्यादा प्रयास करना चाहिए जो अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य में हानिकारक नहीं बने। इस ढंग से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तर को देखिए आप लोग।
उसके अनुसार लिखने का प्रयास कीजिए। कोई कन्फ्यूजन होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कुछ मिलेंगे भविष्य में इस चैनल पर। यहाँ देखिए, पहले मुद्रास्फीति की सामान्य परिभाषा देते हुए एक टेबल को बना दीजिए, और उसके बाद मुद्रास्फीति किन किन स्थितियों में संभव है उससे संबंधित 5 पॉइंट्स मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, और उसके आधार पर कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा क्या डिफिनेशन दिया गया है उस संदर्भ में विवरण है, और मुद्रास्फीति से संबंधित अन्य अवधारणाओं के संबंध में विवरण दिया गया है। उसके बाद 2 जो सूचकांक हैं उसके संदर्भ में सामान्य जानकारी दी गई है। फिर मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में जानकारी दी गई है, और यह न्यायपूर्ण क्यों होता है और इसके प्रभाव क्या होते हैं, और इससे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, और एक सकारात्मक निष्कर्ष। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य को मुद्रास्फीति के संदर्भ में कुछ अन्य तथ्य को भी जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे मैंने अलग से इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यह आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, फ्रीडमैन ने मुद्रास्फीति का क्या परिभाषा दिया है, संरचनात्मक स्फीति क्या होती है, ऐसे से उत्तर में भी जोड़ सकते हैं। थोक मूल्य सूचकांक को अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने समझाया है, और इसका आधार वर्ष पहले कितना था अब कितना हो गया है, सब जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अगले पेज में थोक मूल्य सूचकांक में क्या क्या शामिल किया जाता है, प्राथमिक वस्तु में कौन कौन शामिल होते हैं, उसमें कुछ लिस्टिंग मेरे द्वारा कर दी गई है। ईंधन में क्या शामिल होता है, ईंधन और शक्ति। विनिर्मित वस्तु में क्या क्या शामिल होता है, जैसे टेक्सटाइल, पेपर यानी कि कागज़, प्लास्टिक, सीमेंट, मेटल्स, शुगर। देखिए, मेटल्स जो है विनिर्मित वस्तु में आएगा, लेकिन मिनरल्स जो है नॉन फूड आर्टिकल्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स में आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो थोक मूल्य सूचकांक में है केवल वस्तु को शामिल किया जाता है, सेवा को नहीं। अगले पेज में जो है कि इस पेज में देखिए, थोक मूल्य सूचकांक निकालने के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, और उसके कितने वेटेज हैं उसके बारे में बताया गया है, और उनके आइटम्स की क्या संख्या है और कोटेशंस की क्या संख्या है। स्पेशली वेटेज पर ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। थोक मूल्य सूचकांक निकालने का सूत्र सिंपल है, करेंट प्राइस बाय बेस शेयर प्राइस इंटू 100, ठीक है। और अगले इस पेज में देखिए, भारित विधि से किस तरह से आप सूचकांक निकाल सकते हैं। भारित विधि का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु का महत्व एक समान नहीं होता। जैसे चावल या नमक का जो महत्व होगा वो विलासिता संबंधी वस्तुओं का महत्व नहीं होगा, इसलिए इसी के अनुसार भार दिया जाता है और उससे भी मूल्य के साथ गुना किया जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो भारित सूचकांक का निकालने का उद्देश्य यह है कि जो मुद्रास्फीति है उसका आकलन सटीक तरीके से हो सके, यानी कि महत्व के अनुसार जो आम जनता के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा भार दिया जाएगा, और जो कम महत्वपूर्ण है उससे कम भार दिया जाएगा। और भारित सूचकांक को पासे के मूल्य के सूचकांक के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इस पेज में उपभोक्ता कीमत सूचकांक के संदर्भ में भी जानकारी दी गई है कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा प्रतिमाह जारी किया जाता है, और इसके जो अलग अलग टाइप हैं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक पहले, जिसका आधार वर्ष 2016 है, इसे मैं आज बता चुका हूँ क्लास में। अन्य उपभोक्ता सूचकांक जो है कृषि श्रमिकों के लिए है, आधार वर्ष 1986-87। ग्रामीण श्रमिकों के लिए आधार वर्ष 86-87। अखिल भारतीय ग्रामीण उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष 2012। अखिल भारतीय शहरी उपभोक्ता सूचकांक, इसके आधार वर्ष 2012 है। कौन कलेक्शन करता है, अंत में इसके बारे में जानकारी दी। आंकड़ों का संग्रहण जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए चुनिंदा शहरी क्षेत्रों से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO के द्वारा किया जाता है, और ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़ों का संकलन डाक विभाग के द्वारा किया जाता है। इस ढंग से
ये सारे फैक्ट्स थे, इसे ज़रूर आप लोग देख लें। और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो यथाशीघ्र करें और दोस्तों को भी कहें।